पैलाग सिमिनिया नमस्कार। हेलो एवरीवन। हम उत्तराखंड का इतिहास देख रहे थे और ये हमारी उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड 11वीं वीडियो होगी। हमने उत्तराखंड के इतिहास में अभी तक मध्यकाल से चंद वंश तक देख लिया था। तो आज की वीडियो से हम पवार वंश के बारे में देखेंगे। जिस प्रकार हमने चंद वंश को 3 वीडियो में कवर करा था। शुरू की 2 वीडियो में हमने चंद शासकों के काल की महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा था और तीसरी वीडियो में हमने चंदों के शासन प्रशासन, अर्थव्यवस्था और विभिन्न करों के बारे में देखा था। इसी प्रकार हम गढ़वाल के पवार या परमार वंश को भी 3 वीडियो में कवर करेंगे। पहली 2 वीडियो में हम इनके शासकों के बारे में देखेंगे और तीसरी वीडियो में हम पवारों के शासन प्रशासन को देखेंगे। पवार वंश में हम टोटल 54 शासकों के बारे में देखेंगे। हालांकि शुरुआती शासकों के बारे में जानकारी का अभाव है, लेकिन फिर भी जिन भी राजाओं के बारे में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होगी उन सभी को हम यहाँ देखेंगे। वैसे पवार या परमार वंश से टोटल 60 राजा हुए, लेकिन हम उन्हीं राजाओं के बारे में देखेंगे जिन्होंने 1804 यानी कि गोरखा शासन से पहले शासन किया। 1804 से लेके 1815 तक गढ़वाल में गोरखाओं का शासन रहता है। वैसे कुमाऊं में 1790 से लेके गोरखाओं का शासन शुरू हो जाता है। तो 1815 के बाद पवार वंश के जो बचे हुए शासक थे यानी कि 55 से लेके 60 तक के सुदर्शन शाह से लेके, तो उन्हें हम जब हम टिहरी रियासत का टॉपिक करेंगे वहाँ देखेंगे। जैसे ही हमारा पवार वंश खत्म हो जाएगा तो सबसे पहले हम गोरखा शासन के बारे में देखेंगे, उसके बाद उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन को देखेंगे, तब जाके हम लास्ट में टिहरी रियासत देखेंगे। तो चलिए फिलहाल हम गढ़वाल के पवार या परमार वंश को देख लेते हैं। पवार या परमार वंश को शुरू करने से पहले हम मैप में 3 प्लेसेस को देख लेते हैं, ताकि आगे जब भी ये प्लेसेस के नाम आएंगे तो हमें एक आइडिया रहेगा ये जगह कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले ये है चांदपुर गढ़ी, जहाँ पे पवार वंश की स्थापना होती है। उसके बाद इनके शासक राजधानी को चांदपुर से देवलगढ़ लेके जाते हैं और यहाँ 1506 से लेके 1517 के तक ये पवार या परमार शासकों की राजधानी रही और 1517 के बाद पवार शासक अपनी राजधानी को श्रीनगर शिफ्ट करते हैं। तो ये अगर ये रेड लाइन देखोगे तो ये पूरब की साइड को या ईस्ट के साइड को ये कुमाऊं मंडल हो गया और ये गढ़वाल मंडल हो गया। तो गढ़वाल मंडल में ये चमोली डिस्ट्रिक्ट हो गया और ये वाला पौड़ी डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो पौड़ी और चमोली डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे चमोली में चांदपुर गढ़ी आता है और पौड़ी में, पौड़ी गढ़वाल में यहाँ पे देवलगढ़, और उसके बाद यहाँ टिहरी और पौड़ी के बॉर्डर के पास थोड़ा नीचे पे यहाँ पे श्रीनगर हो जाएगा। तो ये 3 जगह आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार हमने ये पहले भी देखा था बधानगढ़ी, और इसी जगह पे गढ़वाल के शासक और कुमाऊं के शासकों के भी कई युद्ध हुए हैं। तो ये प्लेसेस आप ध्यान रखेंगे, बधानगढ़ी, चांदपुर गढ़ी, देवलगढ़ और श्रीनगर। तो चलिए अब हम गढ़वाल के पवार या परमार वंश के बारे में देख लेते हैं। कत्यूरी राजवंश, जिसने कि कंप्लीट उत्तराखंड में शासन किया, और इनके पतन के बाद जो पूरी उत्तराखंड था वहाँ पे चंद राजवंश की स्थापना होती है, और जो पश्चिमी उत्तराखंड था यानी कि गढ़वाल का जो रीजन था यहाँ पवार वंश की स्थापना होती है। तो कत्यूरियों के पतन के पश्चात जब गढ़वाल में बहुराजकता का काल आरंभ हुआ तो गढ़वाल क्षेत्र छोटी छोटी इकाइयों में बंट गया। तब गढ़वाल में टोटल ये छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर के टोटल 52 गढ़ हुआ करते थे, और इन 52 गढ़ों के प्रत्येक गढ़ में छोटे छोटे राजा शासन करते थे। इसीलिए इस क्षेत्र को यानी कि पश्चिमी उत्तराखंड का क्षेत्र जहाँ 52 गढ़ थे इसे गढ़देश कहा गया। गढ़देश या गढ़वाल कहा गया यानी कि गढ़ वाला क्षेत्र। और इन 52 गढ़ों में जो प्रमुख गढ़ था उसका नाम था चांदपुर गढ़, यानी कि हमने मैप में देखा था, जो आज के चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। और इस चांदपुर गढ़ की स्थापना की थी भानु प्रताप या सोनपाल ने। तो आपको कहीं भानु प्रताप का नाम सोनपाल भी मिलेगा। और भानु प्रताप का एक उत्तराधिकारी पवार या परमार वंश की स्थापना करता है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि पवार या परमार वंश की स्थापना किसने की या इस वंश का संस्थापक कौन था। तो परमार वंश का संस्थापक या आदि पुरुष कनकपाल को माना जाता है। पवारों की वंशावली से रिलेटेड 4 अलग अलग सूचियां हैं, यानी कि 4 अलग अलग लोगों की सूचियां हैं। इन सूचियों में सबसे ज़्यादा वैकेट की सूची को मान्यता दी गई है, या सबसे ज़्यादा वैकेट की सूची ही प्रमाणित लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पवारों के 55वें शासक सुदर्शन शाह की एक रचना है सभागार। इसमें पवारों के वंशजों की जो सूची दी गई है वो सूची वैकेट के सूची से मेल खाती है। तो इस आधार पर इतिहासकार वैकेट की सूची को सबसे प्रमाणिक मानते हैं। तो इसकी सूची के अकॉर्डिंग कनकपाल को पवार वंश का संस्थापक माना जाता है।
अब ये जान लेते हैं कि कनकपाल कहाँ से आया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कनकपाल धारानगरी गुजरात से आया था, जिनमें हरिकृष्ण रतूड़ी, एटकिंसन शामिल हैं। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कनकपाल गुर्जर देश से आया था। अब जो गुर्जर देश है वो, अगर आप इंडिया का इधर वाला साइड का मैप देखेंगे तो ये गुजरात का रीजन, थोड़ा महाराष्ट्र का रीजन, और यहाँ मालवा रीजन और राजस्थान, इस पूरे रीजन को, मतलब कि इसमें गुजरात भी आ जाएगा, महाराष्ट्र का रीजन भी आ जाएगा, एमपी भी, राजस्थान भी, तो इस रीजन को बोला गया है गुर्जर देश। तो ऐसा माना जाता है यहाँ से कनकपाल आया था। अगर आप अजय राव जी की बुक पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड वो अलग अलग तथ्य रखते हैं कि धारा नगरी से रिलेटेड क्या क्या प्रमाण है, गुर्जर देश से रिलेटेड क्या क्या प्रमाण है। जैसे गुर्जर देश से रिलेटेड वो कंपेयर करते हैं कि जो गढ़वाल में गणेश जी की मूर्ति होती है हर घर में, जैसे कि खोली का गणेशा, खोली मतलब दरवाजा होता है, तो वहाँ पे जो गणेश जी की मूर्ति होती है उसकी जो सूंड होती है वो दाएं तरफ मुड़ी होती है, गणेश जी की सूंड। और अगर वही चीज़ अगर आप उत्तर भारत के सभी गणेश भगवान की मूर्ति देखेंगे तो वहाँ पे उनकी जो सूंड है वो बाईं तरफ मुड़ी हुई है। तो जो भी रहा हो, कनकपाल कहाँ से आया था, आपको धारा नगरी भी याद रखनी है और गुर्जर देश भी याद रखना है। इसके क्वेश्चन आने के चांसेस वैसे कम है, बट आपको आइडिया रहना चाहिए। तो कनकपाल धारा नगरी या गुर्जर देश से उत्तराखंड में या पर्वतीय क्षेत्र में यात्रा हेतु आया, और तब यहाँ उसकी भानु प्रताप या सोनपाल से भेंट होती है, जो कि चांदपुर गढ़ी का राजा है। और भानु प्रताप कनकपाल से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी कन्या या बेटी सुचित्र वीणा का विवाह कनकपाल से करा दिया और दहेज में चांदपुर का एक परगना उसे दिया। और ये कहानी लगभग सेम वैसी ही है जैसे हमने चंद्रवंश की संस्थापक के लिए देखा था। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं दहेज में दिया था, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भानु प्रताप ने कनकपाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो ये हमने देखा कि जो कनकपाल था वो धारा नगरी या गुर्जर देश से पर्वतीय क्षेत्र की यात्रा में आया था, तब उसकी चांदपुर गढ़ी के राजा भानु प्रताप या सोनपाल से भेंट होती है, और वो कनकपाल से इतना प्रभावित होता है कि अपनी बेटी का विवाह उससे कर देता है और उसको फिर अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है या उसे कुछ जगह भेंट करता है। और फिर इसी कनकपाल ने इसी चांदपुर गढ़ी में पवार वंश की स्थापना की। लेकिन कनकपाल कब राजा बना, इसकी डेट को लेकर भी इतिहासकारों में मतभेद है। जैसे कि पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी पहले अपनी बुक गढ़वाल का इतिहास में कनकपाल के राजा बनने की डेट 888 ईस्वी बताते हैं, लेकिन बाद में हरिकृष्ण रतूड़ी जी अपनी बुक गढ़वाल वर्णन में 888 ईस्वी को बदल करके 688 ईस्वी को सही बताते हैं। और श्री भक्त दर्शन भी 888 को ही सही मानते हैं। इसी प्रकार अगर श्री प्रसाद डबराल की मत माने तो वो कोई निश्चित तिथि नहीं देते, वो केवल विभिन्न विद्वानों के मतों का उल्लेख करते हैं। और अगर राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो वो कनकपाल को तो राजा ही नहीं मानते, वो मानते हैं कि अजयपाल ही पवार वंश या परमार वंश का वास्तविक संस्थापक था। और अगर विकेट की सूची देखें उसके अनुसार कनकपाल 688 ईस्वी में राजा बना और इसने 11 वर्षों तक शासन किया। और अगर वहीं श्री बालकृष्ण भट्ट शास्त्री या डॉक्टर सूरवीर सिंह के ऐतिहासिक स्रोतों से भी देखें तो 688 ईस्वी को ही राजा कनकपाल राजगद्दी में बैठा। तो इस आधार पर अजय रावत जी का मानना है कि जो सर्वाधिक प्रमाणिक तिथि है वो 688 ईस्वी मानी जानी चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पे दोनों डेट ध्यान रखने हैं कि जो कनकपाल था उसने 688 ईस्वी या 888 ईस्वी में चांदपुर गढ़ में परमार वंश की स्थापना की। तो हमें ये दोनों ईयर ध्यान रखने हैं, 688 और 888। और कनकपाल के गढ़ का नाम कौनपुर गढ़ या चांदपुर गढ़ था। और कवि देवराय अपनी रचना गढ़वाल राज्य वंशावली में कनकपाल को स्वर्णपाल कहा है। तो स्वर्णपाल किसने कहा है? कवि देवराय ने। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि इस वंश को किसने माना कि ये परमार वंश है। तो परमार वंश के 55वें शासक सुदर्शन शाह ने सबसे पहले अपने वंश को परमार वंश कहा। इसी प्रकार लेखक श्री भक्त दर्शन सिंह, जिनकी बुक का नाम है गढ़वाल की दिव्यग्रंथ विभूतियाँ, उसमें उनने लिखा है कि गढ़वाल के नरेश परमार वंश के थे। तो आपको ध्यान रखना है कि सुदर्शन शाह ने सबसे पहले ही माना कि उनका जो वंश था वो परमार वंश का था। इसी प्रकार भक्त दर्शन भी गढ़वाल के नरेशों का वंश परमार वंश मानते हैं। तो ये वैकेट की सूची है, इसमें 54 राजाओं के नाम दिए गए हैं। आपको शुरुआत के कम से कम 5 राजाओं के नाम पता होने चाहिए। सबसे पहले कनकपाल जिसने परमार वंश की स्थापना की, उसके बाद श्यामपाल, उसके बाद पादुपाल, फिर अभिगतपाल, फिर और भी राजाओं के नाम यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जो 37वें नंबर का राजा है यानी कि अजयपाल, इससे पहले के जितने भी शासक थे या जितने भी राजा थे उनके शासनकाल से रिलेटेड हमारे पास जानकारी का अभाव है। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ राजाओं के नाम दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड जो कुछ प्रमुख
घटना है या उनसे रिलेटेड जो जानकारी है यहाँ पे हम देख लेते हैं, जिनमें जो 28वें नंबर का राजा था जिसका नाम था लखन देव। इससे रिलेटेड आपको एक पॉइंट याद रखना है कि पहला शासक था जिसने अपने नाम की तांबे की मुद्रा या सिक्का जारी किया और इसकी मुद्रा में इसको लसन देव कहा गया है। और ये मुद्रा हमें टिहरी के पुराना दरबार संग्रहालय से प्राप्त हुई है। लसन देव में इतना याद रखना है कि इसने अपनी तांबे की मुद्रा जारी की और उसमें इसके लिए लसन देव लिखा गया है। इसके बाद जिस शासक के बारे में जानकारी है वो है 29वें नंबर का जिसका नाम है अनंतपाल द्वितीय। और इससे रिलेटेड धारसिल यानी कि उखीमठ से एक शिलालेख प्राप्त हुआ है और इस शिलालेख में इसका एक अन्य नाम मुकुंद देव भी मिलता है। और यह शिलालेख गढ़वाल का सबसे प्राचीनतम शिलालेख माना जाता है पंवार वंश का। इसके बाद जिस शासक के बारे में जानकारी है वो है 34वें नंबर का जगतपाल। इससे रिलेटेड एक ताम्रपत्र जो कि 1455 ईस्वी का है देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से मिला है और इसमें जगतपाल को रजवार बोला गया है और रजवार का अर्थ होता है प्रभुत्व संपन्न। और इस ताम्रपत्र में ये उल्लेख है कि देवप्रयाग के वैष्णव मंदिरों के पूजा प्रबंधन हेतु भूमि दान की गई है और इस ताम्रपत्र से परमार वंश का पहला भूमि दान का साक्ष्य मिलता है। तो हमने 37वां राजा अजयपाल से पहले 3 राजाओं के बारे में कुछ पॉइंट देखे जिसमें लखनपाल की हमें तांबे की मुद्रा मिलती है जो उसने खुद जारी किए। 29वां राजा अनंतपाल जिससे रिलेटेड हमें एक शिलालेख मिलता है, धारसिल शिलालेख बोलते हैं जिसे, जो कि गढ़वाल का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है पंवार वंश का। और उसके बाद जगतपाल जो कि 34वें नंबर का शासक था, इसका एक ताम्रपत्र मिलता है और उसमें भूमि दान का उल्लेख है और ये पंवार वंश का पहला भूमि दान का साक्ष्य भी है। तो इन तीनों राजाओं के बारे में ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं पंवार या परमार वंश के 37वें राजा अजयपाल के बारे में। इसका टाइम पीरियड 1490 से लेके 1519 ईस्वी के बीच का है। तो पंवार वंश के 37वें शासक अजयपाल को ही गढ़वाल राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मानवोदय काव्य जो कि भरत कवि द्वारा रचित है, इसमें भरत कवि ने अजयपाल की तुलना कृष्ण, इंद्र, भीम आदि से की है। इसी प्रकार अजयपाल से रिलेटेड रामायण प्रदीप जो कि मेधाकर शर्मा द्वारा लिखित है, इसमें भी अजयपाल से रिलेटेड जानकारी मिलती है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो भरत कवि की जो रचना है मानवोदय काव्य, आपको ये बुक याद रखनी है। इसी प्रकार मेधाकर शर्मा की रामायण प्रदीप। तो अजयपाल 1490 में राजा बनता है और इसके बाद चंद राजा कृतिचंद ने इसके राज्य में 1491 में आक्रमण किया और इस आक्रमण से अजयपाल की पराजय होती है। लेकिन बाद में कृतिचंद जो भी क्षेत्रीय अजयपाल की जीतता है उसे वापस कर देता है और इसके बाद कृतिचंद और अजयपाल के बीच फ्रेंडली रिलेशन बन जाते हैं। इसी प्रकार अजयपाल ने कत्यूरियों को पराजित कर उनसे सोने का सिंहासन छीना था। ऐसा माना जाता है कि अजयपाल ने बहुत ज़्यादा तपस्या की और भैरव से वरदान प्राप्त किया और इसी वरदान के बाद अजयपाल ने 1515 ईस्वी में 52 गढ़ों का एकीकरण कर एक राज्य का निर्माण किया और उसे गढ़वाल नाम दिया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 52 गढ़ों का एकीकरण किस राजा ने किया, तो वो था अजयपाल। जब ये 52 गढ़ों का एकीकरण कर रहा था तो उसी 52 गढ़ों में एक गढ़ का नाम था उप्पूगढ़ या अप्पूगढ़ और जो यहाँ का राजा था उसका नाम था कप्पू चौहान। और ये कप्पू चौहान बहुत बहादुर था और इसने अजयपाल की अधीनता आसानी से स्वीकार नहीं की और अंत में अजयपाल और कप्पू चौहान की लड़ाई होती है जिसमें हालांकि कप्पू चौहान पराजित हो जाता है, लेकिन कप्पू चौहान की वीरता को देखकर अजयपाल इसको वीर की उपाधि देता है। अजयपाल की कप्पू चौहान पर इस जीत का जो उल्लेख मिलता है वो हमें तारादत्त गैरोला की रचना सैदई जो कि एक गढ़वाली काव्य है उसमें मिलती है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। सैदई किसकी रचना है? तारादत्त गैरोला की। तो अजयपाल ने 52 गढ़ों का एकीकरण किया या 52 गढ़ों को जीता और इसी एकीकरण की वजह से अजयपाल को गढ़वाल का बिस्मार्क या गढ़वाल का नेपोलियन कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है 52 गढ़ों को जीतने के बाद उसने युद्ध करना छोड़ दिया, तो इस वजह से इसे गढ़वाल का अशोक भी माना जाता है, क्योंकि जिस प्रकार अशोक ने कलिंग वॉर के बाद युद्ध लड़ना छोड़ दिया था, उसी प्रकार अजयपाल ने भी 52 गढ़ों को जीतने के बाद युद्ध करना छोड़ दिया, इसीलिए इसे गढ़वाल का अशोक भी बोला जाता है। इसी प्रकार अजयपाल को कृष्ण, भीम, गढ़ोवाला, महात्मा और सिद्ध तांत्रिक राजा भी कहा जाता है। अजयपाल के राज्य की जो शुरुआती राजधानी थी वो चांदपुर गढ़ हुआ करती थी। उसके बाद इसने राजधानी को देवगढ़ शिफ्ट किया। यहाँ पे आपको 1512 मिल रहा है। जब हमने ऊपर मैप देखा था वहाँ पे हमने 1506 से लेके
1517 तक देखा था कि देवगढ़ पवारों की राजधानी रही है। तो एयर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कहीं पे हमें कुछ मिलता है, कहीं पे हमें कुछ मिलता है। तो आप इतना याद रखना कि अजय पाल ने पहले चांदपुर से देवलगढ़ अपनी राजधानी स्थानांतरित की। उसके बाद देवलगढ़ से 1517 ईस्वी में श्रीनगर अपनी राजधानी को शिफ्ट किया। और अगर अजय पाल की राज्य की सीमा की बात करें तो उत्तर में तिब्बत तक, दक्षिण में नजीमाबाद, अगर पूर्व में देखें देवघाट, जो हमने देखा था जब अजय पाल और कीर्तिचंद की लड़ाई होती है, तो देवघाट को, जो कि अल्मोड़े में पड़ता है, उसे गढ़वाल और कुमाऊं का बॉर्डर मान लिया जाता है। और अगर वेस्ट की बात करें तो यमुना नदी इनके राज्य की सीमा हो जाएगी। तो ऊपर वाला तिब्बत वाला रीजन, नीचे नजीमाबाद, इधर देवघाट और वेस्ट में यमुना नदी पवार राज्य की सीमाएं हो गई। अब हम अजय पाल की धार्मिक और प्रशासनिक कार्य देखते हैं। अजय पाल ने अपने गुरु सत्यनाथ से गोरखनाथ संप्रदाय की दीक्षा लेकर के गोरख पंथ की शुरुआत की। तो गोरख पंथ की शुरुआत किसने की? अजय पाल ने। अजय पाल ने अपनी राजधानी श्रीनगर में राजप्रसादा बनवाया, यानी कि एक महल बनवाया। इसी प्रकार देवलगढ़ में एक भैरव मंदिर का निर्माण करवाया और राजराजेश्वरी मंदिर का भी निर्माण करवाया। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, राजराजेश्वरी पवारों की कुल देवी थी। अजय पाल जब 52 गढ़ों से जीत रहा था, तो जो भी गढ़ों को उसने जीता, उसके गढ़ के जो गढ़पति थे उसी को उसने जागीर, मुआफी, थोकदार, सैन्य और न्याय विभागों में उच्च पद देकर प्रशासनिक सामंजस्य बनाया। यानी कि जिनको उसने हराया उन्हीं लोगों को उसने बड़े बड़े पदों में बैठा दिया, ताकि फ्यूचर में कोई दोबारा से विद्रोह या घटनाएं ना हो। अजय पाल का जो राज्य था वो पट्टी व परगना में विभाजित था और जो सीमावर्ती क्षेत्र थे वहाँ सेनाओं को तैनात किया गया था। और अजय पाल ने एक नापतोल की माप शुरू की जिसे धुली पाथा कहा जाता है। पाथा एक प्रकार के, जिस प्रकार माणा या नाली होता है उसी प्रकार का एक बर्तन होता है और ये इसमें 2 किलो आता है। और इसी धुली पाथा को अजय पाल का पाथा कहा जाता है। तो धुली पाथा किसने शुरू किया? अजय पाल ने। और इसी प्रकार अजय पाल ने सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की और इन सरोला ब्राह्मणों का जो कार्य होता था वो युद्ध काल में भात पकाना या चावल पकाने का और परोसने का कार्य होता था। आपने आज भी गाँव में जो देखा होगा, पंडित ही होते हैं जो धोती पहन करके चावल बनाते हैं। तो इसी प्रकार के जो सरोला ब्राह्मण थे उनका काम था भात पकाना या परोसना। अजय पाल से रिलेटेड कुछ अन्य तथ्य हैं जिनमें अजय पाल सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी का समकालीन था। डॉक्टर सूरबीर सिंह के संग्रहालय में एक हस्तलिखित तांत्रिक विद्या से रिलेटेड एक ग्रंथ है जिसका नाम है सांवरी ग्रंथ, और इस ग्रंथ में अजय पाल को आदिनाथ कहा गया है। वैसे आपको बहुत सारी बुक्स में मिलेगा कि सूरबीर सिंह ने सांवरी ग्रंथ की रचना की है, लेकिन अजय राव जी की बुक में लिखा है कि ये सूरबीर सिंह के संग्रहालय में है। देवलगढ़ में विष्णु मंदिर के सामने की दीवार पर अजय पाल का पद्मासन की मुद्रा में एक चित्र मिलता है जिसमें इसके कानों में बड़े बड़े कुंडल दिखाए गए हैं। इसे माना जाता है कि इसने गोरखनाथ संप्रदाय अपना लिया था। तो ये हमने देखा पवारों के 37वें राजा अजय पाल से रिलेटेड कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में। अजय पाल के बाद जो राजा बनता है 38वें नंबर का, उसका नाम है कल्याण शाह और इसका जो टाइम पीरियड है 1519 से लेके 1528 ईस्वी के बीच। इससे रिलेटेड बस आपको एक पॉइंट याद रखना है कि कल्याण शाह पवार वंश में शाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। वैसे 43वां शासक बलभद्र शाह को भी प्रथम शासक माना जाता है शाह की उपाधि धारण करने के लिए, क्योंकि उसके बाद के जो भी शासक थे उन सभी ने शाह की उपाधि धारण की। यहाँ पे जो 38वां शासक है कल्याण शाह, इसने शाह की उपाधि धारण की, लेकिन इसके बाद जो 39वां, 40वां, 41वां और 42वां शासक है इसने शाह की उपाधि धारण नहीं की। तो आप ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो 41वां शासक है विजय पाल, इससे रिलेटेड भी आपको ये याद रखना है कि ये पहला परमार वंशी शासक था जिसने भोट यानी कि तिब्बत पर आक्रमण किया और ऐसा माना जाता है कि इसका आक्रमण असफल रहा। जैसा कि हरिकृष्ण रतूड़ी के अनुसार इसका तिब्बत का आक्रमण असफल रहा था। विजय पाल से रिलेटेड बस इतना याद रखना कि तिब्बत में पहला आक्रमण करने वाला जो पवार वंशी शासक था वो विजय पाल था, लेकिन ये वहाँ असफल रहता है या हार जाता है। और जो फिर अगला शासक बनता है उसका नाम है सहजपाल। इसका जो टाइम पीरियड है 1548 से लेके 1575 ईस्वी तक। सहजपाल से रिलेटेड देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इस मंदिर के एक घंटी में इसका नाम अंकित किया गया है जो कि 1561 ईस्वी का है। सहजपाल के जो समकालीन राजा थे, अगर हम मुगल शासकों की बात करें उसमें हुमायूं और अकबर, और चंद शासकों की बात अगर करें तो उसमें भीष्मचंद, बालो कल्याण चंद,
रुद्रचंद सहजपाल के समकालीन राजा थे। सहजपाल के समय की एक घटना है। अकबर ने अपने एक दल को भेजा था ये देखने के लिए कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, और कवि भरत ने, जो कि मानसा का दरबारी कवि था, उसने सहजपाल को प्रजा वत्सल्य यानी कि प्रजा के लिए कंपैशन रखने वाला, दानी, शूरवीर व चतुर राजनीतिज्ञ बताया है। सहजपाल को अभिलेखों में वीर गुणज सुखद प्रजाया कहा गया है। तो वीर गुणज का मतलब हो गया कि वो वीर था, सुखद प्रजाया मतलब इसके काल में जो जनता थी वो सुखी थी। इसी प्रकार आप एक और पॉइंट याद रख सकते हैं, हमने ऊपर एक बुक का नाम लिया था रामायण प्रदीप, तो इस बुक के लेखक थे मेधाकर शर्मा या मेधाकर शास्त्री। इन्होंने इस बुक में सहजपाल को विद्वानों को शरण देने वाला राजा बोला गया है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और भरत कवि की बुक थी मानोदय काव्य। सहजपाल के बाद जो राजा बनता है उसका नाम है बलभद्र शाह, और इसका जो समय काल है 1575 से लेके 1591 के बीच। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो बलभद्र शाह के कुछ अन्य नाम भी थे, राम शाह, बलराम शाह, दुलाराम शाह और बहादुर शाह। तो राम शाह इसे अकबरनामा में कहा गया है, अकबरनामा बुक में, और दुलाराम शाह इसे राहुल सांकृतायन जी ने कहा है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसी प्रकार हमने देखा था कि जो कल्याण शाह था उसने सबसे पहले शाह की उपाधि धारण की थी, लेकिन उसके बाद के कुछ शासकों ने शाह की उपाधि नहीं धारण की, तो इसीलिए बलभद्र शाह को शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक माना जाता है, क्योंकि इसके बाद के जितने भी शासक थे उन सभी ने शाह की उपाधि धारण की। अब यहाँ पे एक और मतभेद है कि बलभद्र शाह को शाह की उपाधि किसने दी। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो वो 1575 से लेके 1591 के बीच है, और इस समय मुगलों का जो शासक था वो अकबर था। तो इस हिसाब से तो शाह की उपाधि इसे अकबर ने दी होगी, लेकिन मान्यता यह है कि इसे शाह की उपाधि बहलोल लोदी ने दी, लेकिन अकबर ज़्यादा सही होना चाहिए, क्योंकि समय काल के अकॉर्डिंग अगर देखें अकबर का टाइम पीरियड 1556 से लेके 1605 के बीच था, तो इसके अकॉर्डिंग अकबर ही सही होना चाहिए। तो आप दोनों ध्यान रख सकते हैं, बहलोल लोदी भी और अकबर भी। जिस प्रकार बलभद्र शाह को अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसी प्रकार कवि देवराय ने बलभद्र शाह को भीमसेन कहा है या भीम के समान शौर्यवान कहा गया है। तो पवार वंश का जो भीम था वो किसे माना जाता है, बलभद्र शाह को माना जाता है। बलभद्र शाह के शासन काल में ही बधानगढ़ी या ग्वालदम का युद्ध लड़ा गया था। जब हम कुमाऊं में रुद्रचंद के बारे में देख रहे थे तब हमने ये देखा था। तो बधानगढ़ी का जो युद्ध था वो 1591 ईस्वी में लड़ा गया था। इसके समय से रिलेटेड भी कंफ्यूजन है। कुछ इतिहासकार 1581 मानते हैं, जैसे कि वॉल्टन, और शिव प्रसाद डबराल 1591 ईस्वी में ग्वालदम का युद्ध मानते हैं। और हमने जब चंद्रवंश देखा था तब भी यही समय लिया था, तो आप इसे ध्यान रखना। और ग्वालदम के युद्ध में जो चंद शासक था रुद्रचंद का जो सेनापति था पुरुषोत्तम पंत, वो मारा जाता है। और बलभद्र शाह की जो सहायता करता है वो कत्यूरी शासक सुखाल देव करता है, और इसकी सहायता से बलभद्र शाह इस युद्ध में जीत जाता है और रुद्रचंद का सेनापति पुरुषोत्तम पंत मारा जाता है। इसी प्रकार बलभद्र शाह से एक और पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं कि बलभद्र शाह प्रथम राजा था जिसने अकबर के दरबार में अपने राजदूत भेजे। तो ये थे बलभद्र शाह से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। बलभद्र शाह के बाद जो राजा बनते हैं उनकी एक बार फैमिली ट्री देख लेते हैं। तो बलभद्र शाह के दो बेटे थे, एक का नाम था मानसा और एक का नाम था महीपति शाह। मानसा का बेटा हो गया श्याम शाह और महीपति शाह का बेटा हो गया पृथ्वीपति शाह। तो बलभद्र शाह जो कि 43वां शासक था, इसके बाद मानसा शासक बनता है यानी कि 44वां राजा पवार वंश का। इसके बाद श्याम शाह यानी कि 45वां राजा। श्याम शाह की कोई संतान नहीं होती या इसके कोई बच्चे नहीं होते, तो इसके बाद इसका चाचा शासक बनता है जो कि पवार वंश में सबसे ज़्यादा उम्र में शासक बनने वाला राजा था। इसके बाद इसका बेटा शासक बनता है पृथ्वीपति शाह। तो ये हो गया पहले तो 46वां शासक और ये हो गया 47वें नंबर का। तो इस वीडियो में हम महीपति शाह तक देखेंगे। तो अब हम बलभद्र शाह के बाद जो शासक बनता है 44वां शासक यानी कि मानसा के बारे में देखते हैं। तो जो 44वां राजा था मानसा, इसका टाइम पीरियड है 1591 से लेके 1611 ईस्वी के बीच। और इसके जो समकालीन थे मुगल शासक वो थे अकबर फिर जहांगीर। मानसा के दो अभिलेख मिलते हैं या शिलालेख मिलते हैं, दोनों देवप्रयाग से मिलते हैं। एक देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर से जो 1608 ईस्वी का है और दूसरा देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से जो 1610 ईस्वी का है। इसके दो वहाँ से शिलालेख मिले हैं। इसी प्रकार मानसा का जो दरबारी कवि था कवि भरत, इसने इसी के काल में मानोदय काव्य की रचना की थी। और मानोदय काव्य संस्कृत भाषा में है
और इस काव्य में पवार वंश की कई घटनाओं के साथ साथ भरत कवि ने मानसा की बहुत तारीफ की है। जैसे उसने राजा मानसा को समुद्र के समान गंभीर बताया है, सूर्य के समान तेजस्वी बताया है और राजा बलि और कर्ण के समान दानवीर बताया है। और भरत कवि को जहांगीर ने ज्योतिष राय की उपाधि दी थी। इसी प्रकार मानसा के समय में यूरोपियन यात्री विलियम फिंच भी इसके दरबार में आया था। इसके बारे में हमें फोस्टर की एक बुक होगी द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया, उससे हमें पता चलता है कि यूरोपियन यात्री जो कि नील का व्यापारी भी था जिसका नाम था विलियम फिंच, वो मानसा के दरबार में आया था। और फिंच ने मानसा को अत्यधिक धनवान बताया है और ये बताया है कि मानसा सोने के बर्तनों में भोजन करता था। इसके काल में चंद राजा लक्ष्मी चंद ने 8 बार आक्रमण किए। जब हम लक्ष्मी चंद के बारे में देख रहे थे तो हमने देखा था इसके जो शुरुआती 7 आक्रमण होते हैं उनमें ये असफल होता है और 8वें आक्रमण में ये जीत जाता है। इसका जो 7वां आक्रमण था उसको पैनागढ़ का युद्ध कहा जाता है। और जो 8वां युद्ध होता है जो 1605 में लड़ा गया था, इसमें मानसा का सेनापति खतर सिंह हार जाता है। इसी प्रकार जो मानसा के 2 अन्य सेनापति भी थे जैसे कि नंदी और भृंगी। नंदी के बारे में बद्रीदत्त पांडे जी भी उल्लेख करते हैं और मानोदय काव्य में भी उल्लेख है कि इसने चंद राजाओं की राजधानी में भी आक्रमण किया था। इसी प्रकार मानसा से रिलेटेड ये पॉइंट भी याद रख सकते हैं कि मानसा पहला शासक था जिसने तिब्बत पर सफल आक्रमण किया। इससे पहले एक और शासक के बारे में हमने देखा था, विजयपाल के बारे में, जिसने सबसे पहले तिब्बत में आक्रमण किया लेकिन वो वहाँ पे हार जाता है, तो उसका आक्रमण असफल रहा। लेकिन सफल आक्रमण की बात करें तो वो किसका था? मानसा का था। और मानसा ने दापा यानी कि तिब्बत का जो राजा था काकोबा मोर, उसको कर देने के लिए बाध्य किया और कर के रूप में 1.25 सेर सोना और 4 सिंग वाला मेढ़ा यानी कि एक प्रकार का भेड़ दापा के राजा को मानसा को देना पड़ता था। और मानसा ने तिब्बत के आक्रमण से 1000 स्वर्ण कलश जीत करके गौरी मठ, जो कि शायद रुद्रप्रयाग में है, वहाँ स्थापित किए या उसे दान किया। और इसका उल्लेख हमें रामायण प्रदीप से भी मिलता है। इसी प्रकार मानसा ने मानपुर नगर की स्थापना की। मानसा ने जो उपाधि धारण की वो थी गढ़भंजन और महाराजा धीराज। इसी प्रकार मानसा से रिलेटेड एक पॉइंट और याद रख सकते हैं कि जो जीतू बगड़वाल था वो मानसा के काल में भोट का फौजदार था। तो ये थी मानसा के काल की घटनाएं। मानसा के 2 पुत्र थे, श्यामसा और धामसा। तो मानसा के बाद जो शासक बनेगा वो था श्यामसा। तो श्यामसा जो पवार वंश का 45वां राजा था, इसका शासन काल है 1611 से लेके 1631 ईस्वी। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो श्यामसा के समकालीन चंद शासक लक्ष्मी चंद हो गए, दिलीप चंद, विजय चंद और तिरमल चंद। हमने देखा था लक्ष्मी चंद के बाद जो चंद राजा थे वो बहुत कम समय के लिए राजा बनते हैं क्योंकि उनके जो दरबारी मंत्री होते हैं उनके हाथ में एक्चुअल सत्ता आ जाती है। हमने ये भी देखा था जब विजय चंद राजा बनता है तो इसके दरबार के 3 मंत्रियों के हाथ में सत्ता आती है। एक प्रकार से ये कठपुतली राजा बन जाता है। जो एक्चुअल सत्ता होती है वो 3 लोगों के हाथ में रहती है, संग्राम कार्की, पीरू गोसाई और विनायक भट्ट। ये 3 लोग क्या करते हैं, इसके जो वंशज होते हैं उनको भी डराते हैं, उनकी भी हत्या करने की कोशिश करते हैं। तो इसके बाद इसके जो 2 बेटे थे तिरमल चंद और नारायण चंद, तिरमल चंद गढ़वाल भाग जाता है। तो उस समय गढ़वाल का शासक कौन है, यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं, श्यामसा। तो श्यामसा ने तिरमल चंद को पहले शरण दिया और मेहरा ग्रुप की हेल्प से इसको कुमाऊं का राजा बनाया। श्यामसा ने तिब्बत पर भी आक्रमण किया। क्यों किया? क्योंकि इसके पिता ने जो तिब्बत का राजा था काकोबा मोर को कर देने के लिए बाध्य किया था। जब श्यामसा राजा बनता है तो इसने कर देना बंद कर दिया। तो श्यामसा ने दोबारा से तिब्बत पर आक्रमण किया और दोबारा से इसको कर देने के लिए बाध्य किया, यानी कि टैक्स देने के लिए बाध्य किया। और ये बोला गया कि ये टैक्स में 1 सेर स्वर्ण चूर्ण, 4 सिंग वाला मेढ़ा और गाय देगा। इस आक्रमण में इसने तिब्बत के महल और गांव जलाए और इसके बाद इसने दक्षिण की तरफ भी अपनी सीमा का विस्तार किया और मंगलौर नगर तक अपनी राज्य का विस्तार किया। श्यामसा जहांगीर के दरबार में भी इससे मिलने जाता है और श्यामसा जहांगीर से 15 मार्च 1621 को आगरा में भेंट करता है और जहांगीर इसको हाथी और घोड़े उपहार में देता है। इसका वर्णन जहांगीर नामा में मिलता है। तो आप साथ ही साथ इन बुक्स का भी नाम ध्यान रखेंगे जिनसे हमें परमार वंश के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे जहांगीर नामा में ये वर्णन मिलता है कि श्यामसा जहांगीर से मिला था। जिस प्रकार मानसा के काल में फिंच नाम का यूरोपियन व्यापारी आया था, उसी प्रकार श्यामसा के काल में भी पुर्तगाली जूइस्ट पादरी
अंतोनिया दे आंद्रादे 1624 में श्रीनगर से तिब्बत गया। तो वो पहले श्रीनगर के दरबार में आया, वहाँ से कहाँ गया, तिब्बत गया। इसके बाद भी एक और पादरी का दल आता है। इससे ये पता चलता है कि इस समय पे श्याम शाह की मृत्यु हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि श्याम शाह की मृत्यु अलकनंदा नदी में नाव के डूबने से हुई, और जब इसका अंतिम संस्कार चल रहा था, इसके अंतिम संस्कार में इसकी 60 रानियों ने भी सती होकर के जान दी थी। तो यहाँ पे सती प्रथा का भी उल्लेख मिल रहा है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगर श्याम शाह के काल की रचनाओं की बात करें तो श्याम शाह द्वारा शिरोमणि ग्रंथ की रचना की गई थी। इसी प्रकार इसके राजगुरु शंकर देव द्वारा वास्तु शिरोमणि स्थापत्य ग्रंथ की भी रचना की गई थी। श्याम शाह अत्यंत बिलासी राजा था, इसलिए इसे गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं। कुमाऊं का तुगलक देवी चंद को कहा जाता है, जैसे कि हमने देखा ही था। तो जो श्याम शाह था, इसके कोई बच्चे नहीं थे, तो इसका जो उत्तराधिकारी बनते हैं इसके चाचा महीपति शाह या महीपत शाह तो राजा बनते हैं। और इसके शासन काल में ही, यानी कि श्याम शाह के शासन काल में ही, इसके चाचा महीपत शाह ने 1625 ईस्वी में केशवराय मठ का निर्माण करवाया था। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये हमने देखा श्याम शाह के काल की घटनाओं के बारे में। अब हम देखते हैं 46वें राजा यानी कि महीपति शाह या महीपत शाह के बारे में। शासनकाल 1632 से 1635 ईस्वी के बीच था। तो महीपति शाह का जो पिता था उसका नाम आपको दुलाराम मिलेगा या श्याम शाह मिलेगा। तो हमने देखा था बलभद्र शाह के ही ये नाम थे, राम शाह, जो कि इससे पहले हमने देखा था। और महीपति शाह 48 वर्ष की उम्र में गद्दी में बैठता है, इसलिए पवार वंश में सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला जो शासक है वो महीपति शाह हो जाएगा। और महीपति शाह की उपाधि थी गर्भभंजन, क्योंकि महीपति शाह ने कई शत्रुओं को पराजित किया। इन 3 पॉइंट से आप कंफ्यूज मत होना। गर्भभंजन महीपति शाह को बोला जाता है, गर्भभंजक माधो सिंह भंडारी को बोला जाता है। माधो सिंह भंडारी महीपति शाह के एक बहादुर सेनापति थे। गढ़भंजन ये मानसा से बोला जाता है। तो आप ये तीनों को ध्यान रख सकते हैं। महीपति शाह के जो समकालीन राजा थे चंद राजा तिरमल चंद, और जो मुगल सम्राट था वो था शाहजहां। इसके जो प्रमुख सेनापति थे माधो सिंह भंडारी, लोधी रिखोला, बनवारी दास, इसी प्रकार बर्थवाल भाइयों में भीम सिंह बर्थवाल। महीपति शाह ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया। इसका वर्णन हमें अर्ली जूइश ट्रैवलर्स इन सेंट्रल एशिया, जिसमें महीपति शाह के तिब्बत अभियानों का वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है कि इसके प्रथम अभियान में इसके सैनिकों की संख्या, यानी कि महीपति शाह के सैनिकों की संख्या 12,000 थी, और दूसरे अभियान में 20,000 थी, और तीसरे अभियान में ये संख्या काफ़ी कम हो गई थी, क्योंकि दूसरे अभियान में महीपति शाह की सेना हार जाती है। तो महीपति शाह ने 3 बार आक्रमण किया। 1632 ईस्वी में ये आक्रमण था, इसका नेतृत्व किया था लोधी रिखोला ने। दापा यानी कि तिब्बत के दुर्ग पर आक्रमण कर लिया था और विजय हुई थी, लेकिन वहाँ पे ये लोग स्थायी शासन नहीं रख पाए थे। और बाद में माधो सिंह भंडारी के नेतृत्व में दूसरा आक्रमण होता है, लेकिन ये आक्रमण असफल रहता है, और इस युद्ध में माधो सिंह भंडारी मारे जाते हैं। आज भी तिब्बत के बौद्ध मंदिरों में बर्थवाल भाइयों की तलवारें सुरक्षित देखी जा सकती हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, महीपति शाह के शासन काल में इसने 3 बार तिब्बत पर आक्रमण किया। महीपति शाह से रिलेटेड एक और पॉइंट कि एक बार महीपति शाह ने कुछ नागा साधुओं के पास हथियार देखा। गुस्से में आकर के गलतीवश उन्होंने इन नागा साधुओं की हत्या कर दी थी, और महीपति शाह ने अपने सेनापति लोधी रिखोला की भी हत्या की। और बाद में महीपति शाह को इन हत्याओं का पछतावा होता है, और प्रायश्चित करने के लिए वो ऋषिकेश के भरत मंदिर में जाते हैं और देखते हैं कि जो भरत की मूर्ति है उनकी आंखें उसे घूर रही हैं या राजा को घूर रही हैं। तो वो गुस्से में आकर के भरत की आंखें ही निकाल देते हैं, और बाद में दोबारा से राजा इन पापों का प्रायश्चित करने के लिए वो अपने गुरु के पास जाता है, और गुरु उनको 3 नियम बताते हैं कि उनमें से एक नियम फॉलो करो, इससे आप पाप मुक्त हो जाओगे। इन 3 नियमों में से राजा महीपति शाह युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त करना चुनता है। तो अंत में 1635 ईस्वी में तिरमल चंद के साथ कोसी नदी के युद्ध में महीपति शाह की वीरगति हो जाती है, यानी कि मृत्यु हो जाती है, जैसा कि महीपति शाह स्वयं चाहते थे। इसी प्रकार मुस्लिम लेखकों ने महीपति शाह को अक्खड़ राजा कहा है, क्योंकि महीपति शाह ने मुगलों की अधीनता नहीं मानी थी। और मौलाराम ने महीपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड कहा है। केशवराय मठ की स्थापना की थी, ये तो हमने पहले भी देख लिया था। इसी प्रकार एक और पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं कि महीपति शाह ने रोटी सूची प्रथा शुरू की थी। इस प्रथा में कोई भी ब्राह्मण या क्षत्रिय बिना वस्त्र बदले भी भोजन बना सकता है, यानी कि रोटी पका सकता है। जो ब्राह्मण लोग भी थे वो किसी के भी हाथ का रोटी
पका हुआ खा सकते थे। तो इस प्रथा को रोटी सूची प्रथा बोलते हैं और ये किसने शुरू करी? महीपति शाह ने। और महीपति शाह की जो रानी थी उनका नाम था रानी कर्णावती। तो महीपति शाह की मृत्यु के बाद इनका बेटा पृथ्वीपति शाह राजा बनता है, लेकिन उस समय एक नाबालिग था। तो 1635 से लेके 1640 के बीच जो राज्य की बागडोर होती है वो रानी कर्णावती पे आ जाती है। इनके काल में क्या क्या घटनाएं हुई इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। यानी कि अगली वीडियो में हम परमार वंश के 47वें शासक पृथ्वीपति शाह के बारे में देखेंगे और इससे आगे के जो भी शासक हैं बचे हुए उनके बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में।